हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 12 के लिए सोशल साइंस में ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसमें टॉपिक होगा जल संसाधन। जल संसाधन जो टॉपिक है, इसके पहले हमने पढ़ा वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी क्रम में जल संसाधन भी एक प्राकृतिक संसाधन है और जिसका प्रयोग मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार से करता है। हम सीधे गौर करेंगे कि जल जो है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह एक ऐसी संसाधन है जो इसका ये एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में हम जान सकते हैं, क्योंकि जल के द्वारा ही मनुष्य, प्राणी या वनस्पतियों का जीवन संभव है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी पर अगर हम देखें तो पृथ्वी पर पूरे धरातल का 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें से प्रयोग आने वाले बहुत कम ही जल का हम उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी पर के भूतल पर अगर जल हम देखें तो कई रूपों में देखने को मिलता है। पृथ्वी के भूतल पर ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में जो उपलब्ध जल है, उसी जल को हम जल संसाधन कहते हैं। जल संसाधन से सीधा अर्थ यही है कि पृथ्वी के धरातल पर ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में जल जो उपलब्ध है, वही जो है जल संसाधन कहलाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से अगर हम देखें तो 97.5% जो जल है वह महासागरीय जल है, यानी यह जल जो है महासागर में उपलब्ध है, जो अत्यंत खारा है, नमकीन है और जो हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। प्राणी इसको पीने के लिए प्रयोग नहीं करता, लेकिन इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योग के लिए मनुष्य इसका उपयोग करता है। अर्थात जल में से जो 97.5% जो जल है पृथ्वी के समस्त जल पे, तो वह जो है महासागरीय जल है। इसके बाद से 2.5% जो भाग है वह मीठे जल का भाग है। अर्थात 2.5% जल का जो भाग है वो मीठे जल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसमें से अगर हम देखें तो मीठे पानी का भी 2/3 भाग ग्लेशियर और हिम के रूप में, ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। अर्थात हम जो देख रहे हैं 2.5 में से अगर देखें तो 2/3 जो जल का भाग है, मीठे जल का भाग है, वह हिम, नद और ग्लेशियर के रूप में है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि मीठे जल में से हमको बहुत ही कम मात्रा मनुष्य के लिए या अन्य लोगों के लिए पीने के लिए बहुत ही कम मात्रा हमको उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये भी जो जल की मात्रा है वह जो है पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर एक समान उपलब्ध नहीं है। कहीं जल की मात्रा अधिक है तो कहीं जल बहुत कम है या कहीं जल बिल्कुल नहीं है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर जल जो है एक समान उपलब्ध नहीं है। आगे हम देखें जल का महत्व। जल का महत्व जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल हमको प्राप्त हुआ है और जिसका उपयोग जो है प्राणी, मनुष्य अपने उपयोगिता, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जल का महत्व मनुष्य के लिए बहुत ही
अधिक है, क्योंकि जल के द्वारा ही वह अपनी प्यास बुझाता है और उसके बाद जल के माध्यम से अपनी आजीविका अर्थात कृषि के लिए जो भी क्रिया होता है, कृषि जल के बिना संभव नहीं है। तो जल का उपयोग कृषि के रूप में, उद्योगों में अनेक प्रकार के उद्योगों में भी जल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद से परिवहन उद्योग में जल की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों के लिए, ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी जल की बहुत अधिक मात्रा का प्रयोग, बहुत अधिक हमको उसकी आवश्यकता होती है। ये जो मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योग है, अगर इसकी बात करें तो ये जो है, ये जो उद्योग हैं वह पूर्ण रूप से जल पर ही निर्भर है। अर्थात मत्स्य उत्पादन, मछली पालन और पर्यटन उद्योग जो है वो पूरी तरह से अगर हम देखें तो जल पर ही निर्भर है। जल के अभाव में मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योग जो है संभव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की विशाल जनसंख्या के बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पूर्ण रूप से जल पर ही निर्भर हैं। और अगर देखें तो जनसंख्या को जो खाद्य की आपूर्ति है, वह खाद्य आपूर्ति जो है पूरी तरह से जल पर ही निर्भर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन तमाम सारे कार्यों के लिए जल का महत्व बहुत ही अधिक है। बिना जल के हम इन अनेक प्रकार के उद्योगों या अन्य प्रकार के उत्पादन को करने में सक्षम नहीं होंगे। अतः जल का महत्व हमारे लिए बहुत ही अधिक है। इसके बाद से जो टॉपिक आएगा भारत की जल संसाधन, ये तो हमने अभी एक विस्तृत रूप में पूरे पृथ्वी, पूरे विश्व की बात किया, लेकिन अब भारत के हिसाब से अगर देखें तो भारत के लिए जल का संसाधन किस रूप में भारत के पास उपलब्ध है। तो एक आंकड़े के अनुसार अगर देखें तो भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का 4% भाग स्थित है, अथवा 4% भाग उपलब्ध है। भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% भाग ही उपलब्ध है। भारत में प्रत्येक वर्ष जो है अगर देखें तो 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। यानी वर्षा के माध्यम से भारत में प्रत्येक वर्ष 4000 घन किलोमीटर वर्षा की प्राप्ति, जल की प्राप्ति होती है। और इसमें भी अगर देखें तो लगभग 4000 घन मीटर जो वर्षा हो रही है, इसमें 1/3 अर्थात 1/3 भाग जो जल है वह वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। और लगभग 45% यानी बहुत अधिक वर्षा का जो 4000 घन किलोमीटर जो वर्षा हो रही है प्रतिवर्ष, उसमें से बहुत बड़ा भाग 45% भाग जो है बह करके नदियों, तालाबों, जलाशयों यानी ढालों से नीचे बह जाता है। और ये जो है झीलों, तालाबों और नदियों में चला जाता है। तो इस प्रकार के जल को हम सतही जल या धरातलीय जल कहते हैं। अर्थात जो वर्षा का जल ऊंचाई से बह करके तालाबों, नदियों और झीलों में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं या नदियों के माध्यम से बह जाते हैं, तो इस प्रकार के जल को हम सतही जल या धरातलीय जल कहते हैं। वर्षा के जल की कुछ मात्रा, इसमें लगभग 22% जो वर्षा जल की मात्रा है वह सतह के नीचे चला जाता है, अर्थात मिट्टी में प्रवेश कर जाता है, रिस करके मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। और इस जल को हम
सतही जल या अधोभौम या भूमिगत जल की संज्ञा देते हैं, अर्थात 22% जल की जो मात्रा रिश करके जमीन के नीचे, धरातल के नीचे चला जाता है, जिसे सतही जल या यहाँ से अगर देखें सतही जल या अधोभौम जल कहा जाता है। इसके बाद से इस जल का 60% भाग सिंचाई के लिए उपयोग, यानी कि जो सतही जल हो जाता है 22% जो सतह के नीचे जल चला जाता है, उसका 60% जो भाग है उसका हम यूज कृषि कार्य के लिए कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत में जो जल का संसाधन वो बहुत ही कम 4% पूरे विश्व का, जिसमें वर्षा का जल सबसे महत्वपूर्ण है और वह जो है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जल की प्राप्ति करने में सहायक होता है। इसके बाद से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जल के स्रोत, यानी भारत में जो जल का स्रोत है वह किस रूप में है। तो सबसे पहले जल की उपलब्धता के आधार पर अगर हम देखें तो जल के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो महासागरीय जल है जो महासागर में है, दूसरा जो है स्थलीय जल और तीसरा जो है भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल। तो इसमें महासागरीय पे चर्चा कर लें। चूंकि महासागर जो है जैवमंडल का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और महासागर की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधन नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन महासागरीय जल में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिनका मनुष्य जो है अपने उपयोगिता के अनुसार से, अपनी आवश्यकता के अनुसार से उसका उपयोग करता है। महासागरीय जल के अंतर्गत हम महाद्वीपों के सागरों या खाड़ियों को भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो मुख्य भूमि है वो मुख्य रूप से 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण में अगर देखें तो हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, अर्थात लगभग अगर गणना करें तो 6100 किलोमीटर जो है 6100 किलोमीटर जो है समुद्र तट है, भारत का समुद्र तट। 6100 किलोमीटर भारत का जो समुद्र तट है वो महासागरों से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो महासागर जो है भारत के लिए बहुत अधिक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि समुद्र का जल जो है खारा है, बहुत अधिक नमकीन है, तो ऐसा होने के कारण यह जो जल है पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा इससे परिवहन का काम और मत्स्य पालन का जो उद्योग है यह पूरी तरीके से समुद्र पर ही काफ़ी निर्भर होती है। समुद्र में अनेक प्रकार के महासागरीय जीव भी पाए जाते हैं जो एक संसाधन के रूप में है। मुख्य रूप से जिक्र है मूंगा या मोती, झींगा, घड़ियाल, कछुआ, अनेक प्रकार की मछलियाँ। जल महासागर जो है जल के साथ साथ यह अनेक प्रकार के नवीकरणीय संसाधनों का भी एक स्रोत है। तो महासागर जल और अन्य संसाधनों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट लिस्ट में जो स्रोत है वह है स्थलीय जल। स्थलीय जल जो है धरातल या भूमि की सतह पर पाए जाने वाला जल जो होता है स्थलीय जल होता है। सीधे सीधे आप समझिए कि धरातल या सतह पर पाए जाने वाला जो जल होता है वह स्थलीय जल होता है, उसको हम स्थलीय जल कहते हैं। स्थलीय जल कई रूपों में प्राप्त होता है। जैसे अगर पहले नंबर पे हम देखें तो वर्षा का जल है। वर्षा भारत में मानसूनी वर्षा की वजह से
अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ साल में लगभग 3-4 महीने भारी बरसात होती है, मूसलाधार बरसात होती है, जिसके वजह से वहाँ की तालाब, नदियाँ, जलाशय भर जाते हैं और वर्षा की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जल की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार स्थलीय जल में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वर्षा का जल। वर्षा के जल, चूंकि भारत की जलवायु जो है मानसूनी होती है और 3 महीने जो है यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है और उन क्षेत्रों में जल की जो कमी है वह वर्षा के जल से पूरा हो जाती है। दूसरा जो है स्थलीय जल का जो स्रोत है वो नदी का जल है। चूंकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो भी नदियां हैं, जो भी जलाशय हैं, उसमें जो जल का स्रोत है वो मुख्य रूप से वर्षा के द्वारा नदियों का जल, यानी वर्षा होने की वजह से नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है और वर्षा का जो मानसून का जब समय खत्म हो जाता है तो नदियों में पानी का स्तर या जल की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में नदी का जो जल है वो मुख्य रूप से जल के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो नदियों में जल की मात्रा जो है हिमालय से सतत वाहिनी यानी हमेशा बहने वाली जो नदियां होती हैं वो हमेशा प्रभावित होती हैं हिमखंडों के पिघलने और बर्फ के पिघलने की वजह से नदियों में हमेशा हिमालय पर्वत से जल का प्रवाह होता रहता है और उत्तर भारत की नदियों में साल भर, वर्ष भर जो है जल का अभाव नहीं होता, नदियां भरी रहती हैं। तो स्थलीय जल में नदी का जल भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी वजह से स्थलीय जल के स्रोत को पूरा करती है। तीसरा जो स्थलीय जल में है वो जलाशयों, तालाबों एवं झीलों का जल है। वर्षा के माध्यम से या अन्य माध्यम से जलाशयों, तालाबों और झीलों में जो जल इकट्ठा होता है वह वर्ष भर भूमिगत जल को स्थिर रखता है और जल की मात्रा को बढ़ाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल के स्रोत में, स्थलीय जल में जलाशयों, तालाबों एवं झीलों का जल शामिल होता है। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल। वर्षा का जल जो है, वर्षा का जल का कुछ भाग जो है भूतल की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। जब बरसात होती है तो वर्षा का जल कुछ बाकी नदियों, तालाबों में चला जाता है, लेकिन कुछ जल जो है स्थिर गड्ढों में या तालाबों में स्थिर हो जाता है और वह जो है सतह के नीचे या जमीन के नीचे धीरे धीरे सोख लिया जाता है, जो भूमि में एकत्रित हो जाता है और वही जो होता है भूमिगत जल होता है। इसको भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल कहा जाता है। इसके पहले आपको बताया गया कि लगभग 22% जल, वर्षा का जो जल है वह जो है सतह के नीचे चली जाती है, तो यही जल भूमिगत जल होता है या अधोभौमिक जल होता है और यह कृषि के लिए या पेयजल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल होता है। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल संसाधन जो है मनुष्य के लिए, अन्य जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका हमको उचित प्रयोग करना चाहिए, इसका हमें विनाश या दूषित नहीं करना चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार आशंका किया गया है कि 2025 तक अगर इस पर हम भूमिगत जल को अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाले 2025 तक अपने देश में यानी भारत में बहुत ज़्यादा जल का अभाव हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में